अब ये लोग धार्मिक काम करते नहीं हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आपके घरों में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, दुर्दुरिया करने आते हैं आपके घर। आपको कहते हैं कि भगवान के नाम वचन दे दो कि भाजपा में वोट डालोगे, कमल पे दबाओगे बटेदारों प्रधानों को धमकाना डराना, यही काम है। और उनके 5 भाई यही कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र भर में आतंक फैला रखा है। और अगर गाँव में भ्रष्टाचार होगा तो कम से कम गाँव वालों को मालूम होगा कि यही है प्रधान जो भ्रष्ट है, और वो खुद ही निपटा लेंगे उसको। आपकी 2 भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूँ मैं आ गई हूँ, मैं कांग्रेस की नेता हूँ, आ गई हूँ आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लूं। और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा? अगर मैं ऐसा कहता प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप नालायक हैं। लेकिन आज देश में परिस्थिति यह है कि रोजगार कहीं से नहीं बन रहे हैं। जितनी भी मोदी जी की नीतियां हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 10 सालों में रोजगार नहीं बने। 10 सालों में जो किसान खेती करता है उससे कमाई उसकी कम होती गई। खेती के सारे सामानों पे टैक्स डाल दिया, जीएसटी टैक्स देते हैं आप। ऊपर से आवारा पशुओं का आतंक, जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने जब भी मंच पे आते हैं तो आपकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, महंगाई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। वो बात करेंगे धर्म की। वो आपको कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोधी है। अरे हम धर्म के विरोधी कैसे बन सकते हैं? हमारी तो पूरी पार्टी की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली। महात्मा गांधी जी ने पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो था, पूरा आंदोलन भगवत गीता की सीख पे किया, सत्य के आधार पर किया, अहिंसा के आधार पर किया। इससे बड़ी कोई धार्मिक परंपरा किसी भी पार्टी की है ही नहीं इस देश में। महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी तो मरते दम पे उन्होंने क्या कहा? कौन बोलेगा? हे राम, हे राम, हे राम बोला मरते हुए। इतने धार्मिक व्यक्ति थे। हमारी पूरी पार्टी का नींव वही है। हम जो भी काम करते हैं सत्य के आधार पर करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से आपकी सेवा करते हैं। इससे बड़ा धर्म क्या होता है नेता का? यही तो धर्म होता है नेता का। ये लोग कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं। हमारी जहां सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां यही आवारा पशु की समस्या थी। यहां ये लोग कहते हैं कि ये धर्म को बड़ा मानते हैं, गौ माता की बात करते हैं। यहां की गौशालाएं देखी हैं? मैंने देखी है। चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर तक नहीं है। सारी गाय धूप में लेट के मर रही हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जहां कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव। 40-50 गाय मर गई हैं, उनको बुलडोजर से दफनाया जा रहा है। ये 2 साल पहले का वीडियो है, मैंने देखे हैं ये सारे वीडियो। मैं गई भी थी उस समय गौशालाओं में देखने के लिए कि क्या हालात है। अब ये लोग धार्मिक काम करते नहीं हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आपके घरों में आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, दुर्दुरिया करने आते हैं आपके घर। आपको कहते हैं कि भगवान के नाम वचन दे दो कि भाजपा में वोट डालोगे, कमल पे दबाओगे बटन। अब कौन से भगवान आपको बता रहे हैं कि इस राजनीतिक पार्टी में चले जाओ या उस राजनीतिक पार्टी को अपना वोट दे दो? ऐसी बात कभी भगवान करते हैं? हजारों सालों से हमारी पूरी धार्मिक परंपरा क्या रही है? सारे भगवानों ने, संतों ने, गुरुओं ने, महात्माओं ने एक ही बात कही है, सत्य के आधार पर अपना जीवन जियो, अपनी सच्चाई को देखकर अपना जीवन जियो, ईमानदारी से काम करो, प्यार और प्रेम से सबके साथ व्यवहार करो। यही कहते हैं सारे भगवान, यही माताएं अपने बच्चों को सिखाती हैं।
क्योंकि यही माताओं को सिखाया गया है सदियों से, हजारों सालों से, यही हमारी धार्मिक परंपरा है। कोई भगवान तो आपको कभी नहीं कहे हैं कि इसको वोट दो या उसको वोट दो। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती आपकी नेता रही, आपकी सांसद रही, वो आपके पास आती थी वोट मांगने के लिए तो अपने काम के आधार पर मांगती थी। बहुत धार्मिक थी वो, बहुत धार्मिक थी। रोज सुबह उठकर पूजा करती थी, हर मंदिर में गई, हर तीर्थ स्थान में गई, धर्म का बहुत आदर करती थी, लेकिन धर्म के नाम पर आपसे वोट नहीं मांगती थी। तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आज आप देखिए, एक तरफ धर्म की बातें, दूसरी तरफ क्या प्रत्याशी आपके सामने आए हैं भाजपा से। क्या है उनका काम? सुबह से शाम तक सिर्फ जनता को प्रताड़ित करना, जमीनें हड़पना, कोटेदारों प्रधानों को धमकाना, डराना, यही काम है। और उनके 5 भाई यही कर रहे हैं पूरे क्षेत्र भर में, आतंक फैला रखा है। जहां देखिए, जो पंचायत राज का मेरे पिताजी लाए थे देश में, सोच क्या थी सुन लीजिए। उनकी सोच ये थी कि जो पैसा आता है सरकार से वो सीधा गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव में प्रधान को तय करना चाहिए कि उसको विकास के लिए कौन से कार्य करने हैं। ये स्वतंत्रता प्रधान को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उस समय मुझे याद है, मैं बच्ची थी, पिताजी के बहुत आलोचक थे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत है, अगर सीधा डायरेक्ट भेज दोगे पैसे तो फिर केंद्र निगरानी कैसे रखेगा, और अगर पैसे गांव में चले गए तो फिर गांव में भ्रष्टाचार होगा। और मुझे याद है मेरे पिताजी ने कहा था, जो गांव के लिए कार्य होने चाहिए वो गांव के लोग गांव के प्रधान के साथ तय करें क्या कार्य होना चाहिए, और अगर गांव में भ्रष्टाचार होगा तो कम से कम गांव वालों को मालूम होगा कि यही है प्रधान जो भ्रष्ट है, और वो खुद ही निपटा लेंगे उसको। तो ये सोच थी। क्या सोच थी? कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत होगा अगर गांव मजबूत होगा। तो हमारी सारी नीतियां ऐसी ही बनी। मनरेगा आया, कांग्रेस की सरकार थी, आपको सुविधा मिली उससे। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो उसमें बहुत पैसे डाले थे, आपको समय पे आपका पैसा मिलता था। आज आप मनरेगा के काम में कर रहे हैं, आपको पैसा नहीं मिलता। मोदी जी मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे। मोदी जी चाह रहे थे कि मनरेगा बंद हो जाए, इसके बारे में उन्होंने भाषण दिया। फिर उनको पता चला कि मनरेगा बंद कर देंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा, जनता नाराज हो जाएगी, तो उन्होंने आस्ते आस्ते इसको कमजोर करने का काम किया है। क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता हैं उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से एकदम विपरीत है। ये प्रताड़ित क्यों करते हैं प्रधानों को, कोटेदारों को, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं? क्योंकि ये चाहते कि सारे निर्णय खुद ही करें, और इन्हीं की तरह मोदी जी केंद्र में चाहते कि सारे निर्णय सिर्फ मोदी जी ही करें। इससे क्या हुआ है मैं आपको बताती हूं। मोदी जी ने निर्णय किया कि 16 लाख करोड़ रुपए वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ कर देंगे। मोदी जी ने निर्णय लिया कि देश की जो सारी संपत्ति है, देश का कोयला, सारे खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के बड़े बड़े सरकारी कारखानों के जो सब्सिडरी, कोयला, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सारे के सारे बड़े खरबपतियों को देने हैं। ये निर्णय मोदी जी ने लिया। क्या हुआ? ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को मिल चुकी है, और जो देश का गरीब है, देश का मिडिल क्लास है, देश का आम आदमी है, वो पछता रहा है। क्योंकि रोजगार कहां से आते थे? इन बड़े बड़े कारखानों से। सब कहते थे हमें सरकारी रोजगार चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए, पेंशन भी अच्छा मिलेगा। आज आपको पुराना पेंशन नहीं मिलता, आपको स्थायी क्या रोजगार ही नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर खरबपति की हो जाती है तो आस्ते आस्ते जब निजी हो जाती है, आरक्षण भी नहीं मिलता।
वो तय करेंगे कि आपको कितना वेतन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। उनको जब निकालना है निकाल देंगे। तो ये एकदम अलग तरह की प्रथा शुरू हुई हमारे देश में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब निर्णय सारे एक जना करता है तो नुकसान जनता का होता है। अब मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, किसी भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं हुआ। ऊपर से जब आपके सामने आते हैं तो सिर्फ इधर उधर की बातें, ध्यान भटकाने वाली बातें करते हैं। आजकल तो उन्होंने इतना कर दिया है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है उनका, उस पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। आपके सामने आकर क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के नेता एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में आके आपके गहने चुराएंगे। कह रहे हैं कि अगर आपके 2 घर हैं तो एक चुरा लेंगे, अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो एक ले जाएंगे, आपकी 2 भैंसे हैं तो एक भैंस चुरा लेंगे। तो मैं तो कहती हूं मैं आ गई हूं, मैं कांग्रेस की नेता हूं, आ गई हूं आज डलमऊ, संभाल लेना अपनी भैंसे, कहीं चुरा ना लूं। ये अलग बात है कि मेरे से तो हिलेगी भी नहीं भैंस। तो अब ये स्तर हो गया है बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री पद का ये स्तर हो गया है कि रोज सुबह से शाम तक पिछले 3 महीनों से तो ये पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान कहते हैं। और कल ये आए टीवी पे और कहने लगे कि मैंने ऐसे कब कहा। मतलब पूरा देश देख रहा है, आप रोज रोज कह रहे हो और अचानक एक दिन सुबह उठे कि मैंने ऐसे कब कहा। अगर मैं ऐसा कहता तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। तो हो सकता है फिर हम नहीं समझे कि आप नालायक हैं, हो सकता है कि आप समझ गए हैं कि आप लायक नहीं रहे इस पद को पे आसीन होने के लिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात को गलत कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो है उसको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि देश के सामने जो मैं कह रहा हूं उस पर मुझे मतलब वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे मैं पीछे ना हटूं। इतना तो होना चाहिए कि सच्चाई बोले, अपनी बात पर अमल करे। ये भी नहीं है। हमें मालूम नहीं कि आज क्या कहेंगे, कल उसका खंडन कर देंगे। आज कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डाल रहे, कल कह देंगे कि वो तो चुनावी जुमला था। अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में कि देश का जो सबसे बड़ा पद है उस पर जो आसीन है प्रधानमंत्री, अपनी बात यूं बदल रहे हैं गिरगिट की तरह, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, कि आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या जाने क्या नहीं जाने, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास नहीं करें। तो देखिए, देश के लिए हम लोग हंस सकते हैं, हम हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैंस चुराएंगे, कल को कह देंगे कि हमने ये भी नहीं कहा। हम हंस रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है भाई और बहनों। प्रधानमंत्री के हाथ में देश की पूरी बागडोर है। पूरे देश भर के किसानों ने आंदोलन किया कुछ सालों पहले, मोदी जी ने अपने घर से ही नहीं निकले, कोई सुनवाई नहीं थी, 600 किसान शहीद हो गए। इनके मंत्री के बेटे ने जीप के नीचे 6 किसान कुचल दिए, यहां लखीमपुर खीरी में। आपके यूपी में क्या किया इन्होंने, क्या किया? कुछ नहीं किया, और उस मंत्री को मजबूत बना दिया। हाँ, अजय मिश्रा टेनी, मैं गई थी, वहां भी गई थी मैं।
मैं वहां गई उनके परिवारों से मिलने के लिए, क्योंकि इंदिरा जी ने क्या सिखाया हमें, जहां दुख है वहां जाओ। मैं वहां गई, मुझे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जिसने जीप के नीचे किसानों को कुचला। मुझे गिरफ्तार किया कि मैं न जा पाऊं परिवारों से मिलने। टिकट मिल गया, दोबारा देखो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हालात हैं देश के। ऊपर से आप टीवी चलाते हैं, आपको बहुत सुंदर सपने दिखाए जाते हैं कि भाई जितना काम कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया था, उतना मोदी जी ने 10 सालों में कर लिया है। देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। मोदी जी बड़े बड़े सेठों के बीच दिखते हैं, बड़े बड़े महलों में दिखते हैं, साफ सुथरे कपड़े, एक ये जैसे ये पसीने बहा रही हूं मैं, एक पसीने की बूंद नहीं है। हंस रही हो? मैं कहती हूँ कि इनका तो इतना चेहरा चमक रहा है कि हम महिलाओं को बता दें कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, हम भी लगाए। कभी बीच आते ही नहीं है, कभी जनता के बीच देखा है उनको। आप यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो, मुझे पकड़ते हो, छूते हो, नमस्ते करते हो, दरख्वास्त देते हो, कभी मौका मिला है? वो आते हैं तो यूं यूं हाथ हिलाते हैं गाड़ी जीप के ऊपर खड़े होकर, और जनता वहां है। बीच में यहां से वहां तक सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले हैं। जनता इतनी दूर से यूं यूं हाथ हिला रही है, मोदी जी इधर से दूर से हाथ हिला रहे हैं कि भाई जनता मुझे बहुत प्यार कर रही है। लेकिन आज जनता जागरूक हो गई है, जाग गई है। उस न्याय पत्र में हमने क्या क्या लिखा है सुन लीजिए। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा था, हमारी सरकार का कार्यक्रम था। बहने जितना भी इलाज कराना चाहो 25 लाख रुपए तक वो मुफ्त हो जाता है, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। राजस्थान में हमने किया, लोग हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे, एक पैसा नहीं दिया। कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो पहचान पत्र बनाने के लिए जो 100-200 रुपए होते हैं वही देने पड़े। मैं मिली हूं ऐसे लोगों से। हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम करके दिखाया। अब हमारे न्याय पत्र में लिखा है कि पूरे देश भर में ये कार्यक्रम लागू करेंगे, ये बीमा लागू होगी। मतलब हर गरीब परिवार के लिए 25 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की मैंने बात की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकारें आई थी, तब हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। बड़े बड़े खरबपतियों का नहीं, किसानों का किया था। और जैसी सरकार आई 24 घंटों के अंदर अंदर माफ होना शुरू किया। तो हमारे न्याय पत्र में ये लिखा है कि कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे हम किसानों के लिए। मतलब जब जब आप कर्ज में होंगे, आपको संकट होगा, आप उस आयोग में जाकर राहत आपको मिल सकेगी। किसानों के लिए आज जो भी सामान है, मैंने आपसे पहले बोला कि जीएसटी लगती है, इसलिए महंगे हैं। हमारे न्याय पत्र में हमने ये आपको गारंटी दी है कि हमारी सरकार आते ही सारे खेती के सामानों से जीएसटी हम हटा देंगे, मतलब सारे सस्ते हो जाएंगे। आज आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता। आपके भुगतान के लिए हम कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता आपको, हम कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार बन जाएगा। कोई भी सरकार आए हमारे बाद, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा, ये कानून होगा। बहनें, आज आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? अब एक बात, मोदी जी बहुत कहते हैं ना कि बहुत एहसान किया है आप पे, कहते हैं ना, हाँ? अपनी फोटो चिपका दिए हैं बोरे पे, फोटो देखती हैं आप, चिपका दिए हैं ना। आपको मालूम है ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है। ये अधिकार कांग्रेस ने दिया था, संविधान में लिखवा दिया था कि एक कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, भोजन का अधिकार कहा था इसको, राइट टू फूड। पढ़े लिखे हैं मेरे भाई यहाँ। इसीलिए जो भी सरकार आती है
उसकी मजबूरी है कि आपको राशन दे। ये मोदी जी कुछ अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं। ये पहली की स्कीम है, अपनी फोटो चिपका के इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।